10 से 20 साल के अंदर लड़के और लड़कियों में क्या मेजर चेंजेस आते हैं? मिड ब्रेन जो है ये पहले डेवलप हो जाता है और जो कॉग्निशन का फोर ब्रेन है ये बाद में डेवलप होता है। वो एज है जहाँ से ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनियाज, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सारे यहाँ से डेवलप होते हैं। एपिलेप्सी भी जो है ना ये वेरी करता है। ट्रैफिक चलनी है सिग्नल्स की, आगे से कुछ स्कार है, उसको इन्फेक्शन हो गई, गर्दन तोड़ बुखार हो गया था, वहां से शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो उसे फिट्स पड़ सकते हैं। अर्ली मैरिजेस भी हो जाती हैं, तो इसके बाद भी क्या कोई मेजर हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में डेवलप होते हैं? अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी उसके ब्रेन को डैमेज कर देगी, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को डैमेज कर देगी। जिंदगी के पहले 10 से 20 सालों में आपकी बॉडी में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं, लेकिन क्या आप इन मेजर चेंजेस को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस ग्रोइंग एज में आप अपने बच्चों को कैसे मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं और कैसे उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं? तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर जावेद मौजूद है, तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखिएगा। 10 से 20 साल के अंदर लड़के और लड़कियों में क्या मेजर चेंजेस आते हैं? 10 से 20 में सबसे पहली जो चेंज आ रही होती है वो बच्चा और बच्ची जो है वो लड़का और लड़की, लड़कपन स्टार्ट हो रहा होता है। जवानी का, शबाब का आगाज़ होता है और आपको पता है जवानी दीवानी होती है तो दीवानगी का आगाज़ भी हो रहा होता है। बेबी जब पैदा होता है तो इसमें दो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं। जिस मर्ज़ी मज़हब का हो, जिस मर्ज़ी रंग का हो, जिस मर्ज़ी नस्ल का हो, उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उस पे उसको मेल या फीमेल, बॉय या गर्ल लेबल किया जाता है। और खुदा न खास्ता अगर वो मिक्स्ड है, ट्रांसजेंडर है तो एक अलग चीज़ है, एम्बिगस जेनिटेलिया हो तो। लेकिन मेजॉरिटी जो है उसकी बात हो रही है, नॉर्मल की बात हो रही है। तो उनमें बेसिक दो ही इंस्टिंक्ट होते हैं नेचर की तरफ से। वो सोते हैं, 23 घंटे सोते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं सिर्फ, और दूसरी चीज़ के लिए वो उठते हैं खाना और पीना। इसी में वो बड़े होते हैं, उनकी बॉडी अभी बन रही होती है। हालांकि बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन अगर आप सूरह इंसान की पहली 3 आयतें देखें तो अल्लाह ने पूरी साइंस डिस्क्राइब कर दी है उसमें कि मैंने इसको मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया है। एक और जगह कह रहा है कि ऐसा टाइम इस पे रहा है कि जिक्र करते हुए हया आती है। मतलब वही कतरा आपका कपड़ों पे लगा हो या आपको शक ही हो, आप पब्लिक में कैब नहीं आके मैं ज़रा फ्रेश हुआ हूँ, मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ। ये इंसान का स्टार्ट है। हाफ सेल, आधा बाप का आधा माँ का, हाफ सेल। वो माँ के पेट में जब ग्रो करता है, पैदा हो जाता है, हम कहते हैं लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई है जी, बॉय, बेबी बॉय, इट्स अ गर्ल। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? कहता मैंने इसे मिले जुले नुतफे से पैदा किया, पैदा हो गया ये, और अब इसके आज़ाद सीधे किए तो ये माँ के पेट में नहीं मुकम्मल बन गया होता। तो ये 12 साल की एज तक इसकी हड्डियाँ जुड़ती हैं, ठीक है, 10 to 12 में, और कंप्लीट हो रहा होता है। दूध के दांत जाते हैं, दूसरे दांत आते हैं, पहले दूध के आते हैं, फिर आपके परमानेंट टीथ आते हैं। इसी तरह इसके जॉइंट्स जुड़ना शुरू होते हैं, और बोन्स जो हैं 3-3 पीसेज में होती हैं जो लॉन्ग बोन्स हैं, तो इनके दोनों एंड्स भी जुड़ना शुरू होते हैं। इसकी हाइट एक सर्टन अटेन करता है। इसी तरह इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू होते हैं। अगरचे वो लड़का लड़की होता है, लेकिन लड़का जो है उसके अंदर जेंडर स्पेसिफिक और लड़की के अंदर हार्मोन्स, बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऊपर आना शुरू होते हैं। जो पहले भी मौजूद होते हैं वो एड्रीनल से होते हैं, जो ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होते हैं, दोनों तरफ, दोनों लड़के लड़की में। लेकिन फिर उनके जो सेक्सुअल गोनेड्स हैं, टेस्टीज या ओवरीज, ये अब ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और उससे एकदम से सर्ज आती है। लड़कियों में ये डिफरेंस है और अब वो लड़की बनती है, वो बच्ची से लड़की बनती है और उसकी बॉडी ख़ास गोलाइयाँ उसकी डेवलप होती हैं, ब्रेस्ट और उसकी बट और वो सारी पेल्विस की एक ख़ास शेप डेवलप होना शुरू होती है। लड़के में चेहरे के बाल एडिशनल हैं, लड़कियों में आ जाए तो उसे फिर हम हिरसुटिज्म कहते हैं। उसमें कुछ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कुछ एबनॉर्मली थोड़े ज़्यादा आ गए या डिफरेंट। तो इस चीज़ को भी उसी टाइम पे ट्रीट किया जा सकता है? नहीं, इसको नेचर में होने दें और फिर उसको देखा जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन उसमें डाइट्स का, कल्चर का, उसके घर के माहौल का, स्ट्रेस का बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन ये तीसरा बेसिक इंस्टिंक्ट इंसान में ऐड होता है और वो जेंडर स्पेसिफिक, उसमें सेक्स हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। तो अब सेक्सुअल अर्ज भी उसमें आती है, लेकिन यहाँ से माँ बाप का बड़ा स्पेशल रोल शुरू होता है, जिन्होंने उस बच्चे या बच्ची को गाइड करना होता है। स्पेशली लड़कियाँ जल्दी जवान होती हैं, एज ऑफ मेनार्की जिसे कहते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है।
आजकल के दौर में तो 9-10 ईयर्स की एज में भी शुरू हो जाता है। अमेरिका में आज से 100 साल पहले जो उनकी एज ऑफ मिनार्की थी वो 15 to 16 ईयर्स थी, अब उनकी 10 to 13 ईयर्स पे आ गई है। ठीक है, उसमें फास्ट फूड का बड़ा रोल है। वो कह रहे हैं हेल्दी डाइट्स का रोल तो है, लेकिन साथ स्ट्रेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि उनमें भी वो 10 to 13, और ये मुख्तलिफ जनरेशन में डिफरेंट है। यूरोप में डिफरेंट है, या एशियंस में डिफरेंट है, ब्राउन्स जिन्हें हमें वो कहते हैं, इसी तरह अफ्रीकन ब्लैक्स में डिफरेंट है, और उस हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर्स भी हैं। बहरहाल बॉयज़ में शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, लड़की की पेल्विस ब्रॉड होना शुरू होगी। ठीक है, इसी तरह उनके प्यूबिक हेयर या आर्मपिट हेयर और फेशियल हेयर बॉयज़ में ये डेवलप होना शुरू होंगे। ये है एक्सटर्नल अपीयरेंस। अल्लाह क्या कह रहा है, अब मैंने इसके आज़ाद सीधे किए, आज़ाद सीधे होने के बाद अल्लाह कहता है, यानी ये 12 साल की एज पे आके इसके आज़ा, इसकी बोन सारी जुड़ गई, स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया। 12-13 साल की एज में, या 14 या 16 तक, 17-18 तक भी हाइट बढ़ती है। Exactly. बॉयज़ की लेट बढ़ती है, लड़कियों की जल्दी बढ़ जाती है, और बॉयज़ की कॉलेज लाइफ में भी बढ़ रही सेम एज के अगर 10 साल का लड़का लड़की हैं तो लड़की की हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, 13 या 14 तक या 15 तक लड़की फाइनल हाइट अचीव कर जाती है। लड़के जो हैं ये 17-18 में एकदम से तेज़ी से जाएंगे, तो 10 और 20 के दरमियान तकरीबन 1 फुट तक हाइट बढ़ती है। इसी तरह तकरीबन 30 to 40 kg वेट बढ़ता है नेचुरली, जो उसकी बॉडी का, जो 9 साल की एज में उसका था वो 20 तक आते हुए उसमें 30-40 kgs ऐड होते हैं नेचुरली, जो होने हैं, हाइट, स्ट्रक्चर भी, बोन्स की स्ट्रेंथ भी, सारी चीज़ें। तो अल्लाह तीसरी आयत साथ ही कहता है, इसके आज़ाद सीधे किए और अब इसको देखता सुनता बनाया। हालांकि वो तो पैदा होने से देख सुन रहा है, लेकिन अल्लाह कहता है अब इसको देखता सुनता बनाया। तो आपने पूछा 10 और 20 के दरमियान क्या है, तो इसमें उसमें शऊर आना शुरू होता है, माइंड डेवलप होता है। ठीक है, ब्रेन होता है और पूरी बॉडी डेवलप करती है। जो जब उसका स्ट्रक्चर एक ख़ास हाइट तक अटेन कर जाता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसके हिसाब से उसके ऑर्गन्स तैयार होते हैं। और ये अल्लाह की अजीब बात है कि पहले पाँव बड़े होते हैं जितने बड़े होने होते हैं। ठीक है, टांगे लंबी होना शुरू होती हैं, फिर ये बाजू और हाथ भी लंबे होने शुरू होते हैं। ये भी मुख्तलिफ रेसेस में डिफरेंट है। हम जो ब्राउन्स हैं, हमारी बाजू उतने लंबे नहीं होते, हमारे हाथ उतने लंबे नहीं होते। जो गोरे हैं या अमेरिकन या यूरोपियंस हैं, उनके बाजू हमारे मुकाबले में थोड़े लंबे होते हैं, लंबे हाथे वाले हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह ने ये अजीब चीज़ रखी है कि जो अफ्रीकन ब्लैक्स हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं कहीं भी हैं, उनके लिम्स उनसे भी लंबे होते हैं। ये सारों से ज़्यादा उनमें होती है। ठीक है, डिफरेंट रेसेस में ज़रा डिफरेंस भी है, लेकिन ओवरऑल सारों में ये है कि उनके अब हाथ बाजू, बाद में ये टार्सो डेवलप होती है, ये भी अचीव करती है। अब उसके लंग्स और हार्ट इन 10 सालों के अंदर एंड पे वो भी ख़ास जो साइज़ है उसको अटेन करते हैं। लंग्स की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, हवा ज़्यादा से ज़्यादा, उसका सांस कितना पक्का है और हार्ट कितना मजबूत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है लाइफ का, 10 और 20 के दरमियान। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसके साथ चीज़ है वो ब्रेन है। और पाँव से तो स्टार्ट होता है, लेकिन इंसान का दिमाग जो है, उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वो 7-8 साल के बाद नहीं बढ़ता। अच्छा, ठीक है, ये जो खोपड़ी है, इसके फेस का और सर का साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, देखने में उसका चेहरा फुटबॉल की तरह हो जाएगा। जो 7 साल की एज में उसके मुकाबले में, बच्चे के मुकाबले में 18 साल की एज में उसका चेहरा बड़ा होगा। वो ये गोश्त और ये फैट्स और ये सादा चीज़ें ज़्यादा आएंगी। आँखों की एक ख़ास शेप, चेहरा एक ख़ास आपकी उसमें शेप में आ जाएगा, आँखों का भी एंगल बन जाएगा। लेकिन जो अंदर ब्रेन है वॉल्ट में, वो एक ख़ास साइज़ अटेन कर जाएगा, उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो उसका फंक्शन है, जो माइंड है, जो सोचने की एबिलिटी है, उसमें बैक ऑफ माइंड पहले तैयार होगी। और जो फ्रंटल पार्ट है, जिसमें कॉग्निशन है, जिसे आप इरफान कहते हैं, आरफ होना कहते हैं, ठीक है, मार्फत हासिल करना कहते हैं, ये 10 से 13 या 14-15 साल की एज का बड़ा ख़ास टाइम है। और ये वो टाइम है जो ज़्यादा जेंडर स्पेसिफिक और सेक्स हार्मोन्स तो डेवलप होते ही हैं, और उसमें उसके बिहेवियर्स डेवलप होते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। उसके साथ उसकी एप्टीट्यूड लाइफ में उसने किस किस्म का होना है, कोई स्किलफुल होना है, वो आर्टिस्टिक है, वो कोई शायराना मजाज रखता है,
वो रोमांटिक मिजाज रखता है, वो कुछ जालिम किस्म का है, वो बहुत इम्पल्सिव है, वो नए नए तजर्बे करना चाहता है, वो वन व्हीलिंग कर रहा है। Exactly. ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें उसका लिम्बिक सिस्टम जो है ना, मिड ब्रेन जो है, ये पहले डेवलप हो जाता है, और जो कॉग्निशन का फोर ब्रेन है ये बाद में डेवलप होता है, जिसमें उसकी सारी पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन ये जो मिड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, पर्टिकुलर एमिग्डाला, हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, और इनके साथ काफ़ी हद तक उसके सेक्स हार्मोन्स का भी ताल्लुक है, साथ ही पिट्यूटरी बड़ा हुआ है उसी एरिया में। लेकिन जो मास्टर है सारे ग्लैंड्स का, इसमें बच्चा जो है उसके बारे में अल्लाह कह रहा है, और अब उसको देखता सुनता बनाया, यानी उसको लुकिंग और सीइंग में फ़र्क आ गया है, हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क है। ठीक है, तो अब उसको वो शऊर आ रहा है, और उन चीज़ों को एनालाइज करने की उसकी एबिलिटी, उसमें उसकी ज़ाती पसंद नापसंद, ठीक है, वो क्रिमिनल माइंडेड है, ठीक है, या वो अकेला आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, अलूफनेस उसको पसंद है, वो अकेला हीरो बनना चाहता है, या वो एक टीम को साथ लेके चलता है, वो दूसरों का ख्याल रखता है या नहीं रखता। इस एज में उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसको दी जा रही हैं। अब वो उसमें प्रेफरेंसेस क्या रखता है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काउंट करेंगे, उसके माँ बाप की इनपुट काउंट करेगी, जिसे रिज़्क़े हलाल कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच। वो जिस माहौल में है, जिस घर में है, उसमें अगर उसको यही बताया जा रहा है, इकट्ठे रहते हुए बताया जा रहा है कि ये ताई माँ भी दुश्मन है, चाची जादू कर देगी, उनके घर से पानी ना पीना, इनके फ्रिज से ये ना ले लेना, ये सारा कुछ उसके अंदर आप फीड कर रहे हैं, और वो खौफ और इनहिबिशंस जो डेवलप कर रहे हैं, जो कि नहीं डेवलप होती। अल्लाह का या नेचर का सिस्टम ये है कि वो बेखौफ होता है। आप 5, 6, 7 साल के बच्चे के पास वो खौफ नहीं होते, वो नए नए तजर्बे करना चाहता है। इस तरह 10 और 20 के दरमियान भी वो इम्पल्सिव होता है, वो नए तजर्बे करना चाहता है, वो अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मनवाना चाहता है, वो कुछ करके दिखाना चाहता है, कुछ डिफरेंट करना चाहता है। तो उसकी जो ज़ाती पसंद है, जिसमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, ब्रेन उस तरह डेवलप हो रहा है। उस ब्रेन की डेवलपमेंट को आप सारा ख़राब कर सकते हैं उस पर पाबंदियाँ लगा के, उसको खौफ डाल के। ठीक है, फेलियर्स के खौफ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के, अब्बा जी की ज़िंदगी के जो तजर्बे हैं वो फेलियर्स हैं, अम्मा के फेलियर्स हैं, या अम्मा अब्बा खुद डरे हुए हैं, उन्हें जिन भूत और जादुओं से फुर्सत ही नहीं है कि ये उसने कर दिया, वो उसने कर दिया। उन्होंने खुद 50 साल की उम्र तक आते ये माना ही नहीं है कि ये उन्होंने खुद किया है, या उनकी भी कोई गलतियाँ हैं, या उनकी भी कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं। ठीक है, या उन्होंने अपनी किसी चीज़ की भी गुर्बत को, चाहे वो इल्म की गुर्बत है, पैसे की गुर्बत है, या हुस्न की गुर्बत है, या रंगत की गुर्बत है, उसको भी उन्होंने अपनी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाया है, करके कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स उस बच्चे में ट्रांसफर कर देंगे। उस अदरवाइज बच्चे में ये नहीं है। बच्चे का लिम्बिक सिस्टम जिस वक्त डेवलप हो रहा है, उसमें नए नए तजर्बे करने की बहरहाल है। वो सेक्सुअल परवर्शंस में भी जा सकता है, क्योंकि उधर से सेक्सुअल हार्मोन्स भी आ रहे हैं। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में मेन जो चीज़ डेवलपमेंट हो रही होती है 10 और 20 के दरमियान, एक उसके जेंडर के रिलेटेड उसकी हार्मोनल चेंजेस जो आ रही हैं, लड़कियों ने एज ऑफ मेनार्की अचीव की, और उनके ऊपर उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएंगे। और अगर उसके वो क्या इफेक्ट आते हैं जब लाइक पहली दफ़ा लड़की इस प्रोसेस से गुजरती है? यही देख लें कि अगर 10 साल की बच्ची को मेंसेस शुरू हो गए, उसकी बाकी क्लास फेलोज को नहीं है, या उसके अगर वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, उसकी बाकी कजन सेम एज की उन्हें अभी नहीं है, तो वो परेशान हो के, अगर उसकी माँ उसके साथ दोस्त नहीं है, अगर उसकी माँ ने उसे गाइड नहीं किया, या उसकी कोई दोस्त इस तरह की है जिसके ऊपर वो ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, उसने उसे डरा दिया कि ये तो बीमारी होती है, ये तो तुम दोज़ख में जाओगी, ये तो कुछ तुम्हें हो गया है, या ये इतना बड़ा टाबू है कि तुमने अम्मी से भी बात नहीं करनी। एग्जैक्टली इस एज में ना जो मेजर एक चीज़ है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली बात नहीं कर सकते। इवन अगर बेटियों की वो एज भी होती है तो मदर्स भी उन्हें पहले से नहीं गाइड करती कि ये प्रोसेस आपको हो सकता है, आइदर यू आर इन स्कूल और इन कॉलेज व्हाटएवर, लेकिन वो भी खुल के बात नहीं करती। मल्टीपल चीज़ें उसमें फैक्टर आ जाएंगे ना। माँ जो है वो बेचारी जॉब कर रही है, उसे पता ही नहीं है। हाँ। या माँ के अब्बा दे नाल ही फड्डा पे है, वो 2 शादियां कर रहा है, वो किसी और चक्कर में, अम्मा उसके फ़ोन को उसमें चुड़ैलें पकड़ने के चक्कर में पड़ी हुई है, बेटी के सर में से जुएं नहीं पकड़ रही। ठीक है, वो सारे मसले आएंगे ना। लेकिन इसलिए मेरा ये सारी बात को एलैबोरेट करने का मकसद ये है कि ये इंतहाई क्रूशल टाइम है। पेरेंटिंग का रोल इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 7 साल की उम्र तक तो आप उसके साथ खेल रहे थे, अपना जो बच्चा है वो ग्रो कर सकते हैं। अब जब वो एज ऑफ मेनार्की को लड़की पहुंच गई है, या एज ऑफ
स्पर्मार्की उसके कहते हैं लड़कों में, वो ज़रा लेट आती है, वो 13 से 15 में आ जाएगी, ठीक है। नाइट फॉल्स अगर उसे होंगे वो लेट होती है लड़कों में, लेकिन लड़के को भी नहीं कोई बताता, उसको भी नहीं पता होता। अब उसको उस तरह के दोस्त को मिल गए हैं, या वो उसको ये स्नब करी जा रहे हैं कि तुम्हें नहीं ये होता, वो साइको हो जाएगा, ठीक है। और वो उल्टी सीधी बातें उसको सुना रहे हैं, या 4 बंदे मिल गए हैं आपस में, ठीक, तो वो तो साइको केस हो जाएगा। अच्छा भला पढ़ता पढ़ता वो फंस जाएगा कि यार मेरे में पता नहीं कोई डेफिशिएंसी हो गई है, या ये मेरी कोई कमी है शायद, ठीक है। अब अगर वो माँ और बाप उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स बनना है, आपने 12-13 साल की उम्र के बच्चे का अपने का दोस्त बनना है, आप उसकी अगर बेस्ट फ्रेंड हो, वो आप में कन्फाइड करे, ठीक है। आप हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें, और ये चीज़ें मैं अपनी गलतियों से सीख कर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हया आप रखें साथ, एक बाप और बेटे का या माँ और बेटी का अगर कोई थोड़ा डिस्टेंस है वो ज़रूर रहे मेंटेन, लेकिन जो उसकी रियल नेसेसरी नीड्स हैं, अगर उसके दांत ही लेट आए हैं या उसका टूट गया है, कितने जतन आप करते हैं, सिद्धांतों के तो कोई नहीं, रात को तुम सो रहे थे ना तो वो परी ले गई जी, ठीक है, वो ये तुम्हारे तकिए के नीचे रख गई, अब ये नया आएगा ना, पैसे रखें, ये करते हैं ना। तो ये भी अगर उसकी बॉडी में चेंज आ रही है, उसके फेस पे हेयर ही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दूसरे क्लास फेलोज के आ गए, वो बेचारे को वो छेड़ते हैं खोदा खोदा, तो उसको आप प्यार से बताएं कि यार मेरे तो अपने लेट आए थे, आ जाएंगे, ये सारी ज़िंदगी की खेती है, आ जाएगी। तो आप उसे कॉन्फिडेंस तो देना, ताकि वो अपनी पढ़ाइयों की तरफ फोकस कर सके या अपनी दूसरे कामों की तरफ। उसमें साथ एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है, उसमें साथ हेल्दी जो है ना डाइट, ये हम अपने बच्चों से जुल्म कर रहे हैं और बच्चे अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ये जो फास्ट फूड्स और फैटी फूड्स ले रहे हैं, ये सारी की सारी उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस में, उनकी बॉडी ग्रोथ में, ये सारी की सारी बहुत नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। ओबेसिटी अब इन बच्चों में आ गई है, तो हमारे मुल्कों में मोटा होना सेहत समझी जाती है नहीं, और उनकी फिज़िकल एक्सरसाइज खेल, गरीब का बच्चा ना सड़क पे दौड़ी लगा ले, और आप देखिएगा गरीबों के बच्चे जो हैं वो फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं, उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती है। उनके माँ बाप उन्हें ज़्यादा फियर्स में नहीं डालते, उन्हें पता होता है कि ये स्ट्रीट स्मार्ट होगा, इसने फ़ाइट करके रोज़ी रोटी कमानी है, कुछ करना है, तो इसको कुछ करने दिया जाए, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाते हैं साथ, ठीक है। नेचर आपको ग्रो ज़रूर कर रही होती है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ी लिखी क्लास है, मैंने ये देखा है कि वहाँ पे कभी कभी उन्हें कहना ही पड़ता है। मुझे वो पठानों का बड़ा अच्छा मुझे फार्मूला लगता है, ट्रकों को पीछे जो लिखा होता है कि अकला नहीं तो मौजा ही मौजा। तो ये बच्चों के मौज की एज होती है, उन्हें अकल आई जानी होती है, उन्हें आप प्यार से गाइड ज़रूर करें, उन्हें अल्लाह रसूल का या डूज़ एंड डोंट्स ज़रूर बताएं, और उन्हें पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखें। उनमें फियर्स और उनमें गिल्टी कॉन्शियसनेस जो है ये ना डालें, नहीं तो यही वो एज है जहाँ से OCD, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनियाज, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे यहाँ से डेवलप होते हैं। चूँकि जब उसका ब्रेन ये डेवलप हो रहा है, तो जो एक सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल जिसे कहते हैं ना, फाइनल ट्यूनिंग, फाइन रिफाइनमेंट, जिस तरह आप लोग फाइनल हर चीज़ आपकी तैयार होती है, उसके बावजूद हर पॉडकास्ट से पहले आप लैंप की पोजीशन तक बालों की एक एक बाल को सीधा कर रहे होते हैं। इस तरह ब्रेन की फाइनल जो सारा का सारा ये है इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर ब्रेन जो है, ठीक है, और हार्मोन्स भी इसके साथ रिलेटेड है सारे। तो इसकी जितनी तारें हैं ना, एक उनके कनेक्शंस, ठीक है, ये 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, इनमें से हर एक का डिफरेंट फंक्शन है। और फंक्शनल MRI, कलर्ड MRI आने के बाद इंसान को पता चला कि ब्रेन के एक एक मिलीमीटर का या उससे भी नैनोमीटर का डिफरेंट समटाइम्स फंक्शन है, और वो स्ट्रेस में कैसे बिहेव करता है, अच्छे और बुरे में ब्रेन का कौन सा पार्ट बिहेव कर रहा है, उसमें नेगेटिव थिंकिंग क्या रोल प्ले करती है और उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग क्या रोल प्ले करती है। और यही वो दौर है जहाँ से सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू होगा, सेक्सुअल परवर्शंस भी यहाँ से शुरू होंगे। अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी उसके ब्रेन को डैमेज कर देगी, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को डैमेज कर देगी, ठीक है, उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट करेगी और बाकी डिजीज़ में भी ले जाएगी। एट द सेम टाइम जब फिर अब वो नेगेटिव थिंकिंग में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोसिस में जाएगा, तो अब वो सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू करेगा। और हमारे स्कूलों में बड़े प्लानिंग से दूसरी नेशंस जो होती हैं, जो एक इंसान है, हर अच्छे बुरे कहते हैं ना, हर जगह होता है, हर मज़हब में, हर कौम में, हर मुल्क में इंसान भी हैं और नफसान भी हैं। ये शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ये जो नफसान होते हैं।
तो वो अपने नफसानी ख्वाहिशात के लिए, अपने मालो दौलत समेटने के लिए, अपनी ताकत कायम रखने के लिए, या अपनी सेक्शुअल परवर्शंस पूरी करने के लिए, डार्क वेब जैसे है कि छोटे बच्चे तक का जो हशर कर देते हैं, वो आपके स्कूलों कॉलेजों में ये सब्सटेंस जो है प्रोवाइड करने वाले वो नफसान ही है। तो उनको बचाना अपने बच्चों को इनसे टीचर्स का भी रोल है और आपका भी रोल है। तो वो बच्चे को अगर आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं और उसको उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जब हो रही है, उसमें अगर उसको जो उसकी सेक्सुअल चेंजेस आ रही हैं जेंडर रिलेटेड, उसमें पहले से अवेयरनेस देते हैं और उसके साथ मामा कह लेती है लड़की को या बाप कह लेता है लड़के को कि ये तेरा मेरा सीक्रेट है, तो वो और ज़रा अच्छा फील करता है कि मेरा और बाबा का कुछ सीक्रेट है जो हमने किसी के साथ शेयर नहीं करना, तो उसे इंपॉर्टेंस मिल रही है। ठीक है, यहाँ से वो माइंड, तो उसकी माइलिन शीट्स हो रही होती हैं, जो ब्रेन के दो जो मेन अफाइन स्ट्रक्चर है ना बन गया, उसकी वो जो तारें हैं ना, वो तारों के ऊपर एक इंसुलेशन, जैसे हमारी बिजली की तारों के ऊपर एक रबर की कवरिंग होती है ना या प्लास्टिक की कवरिंग होती है, जैसे कहते हैं माइलिन शीट्स। एक तो क्रॉस रिएक्शंस ना हो, एपिलेप्सी जैसे हो जाती है कि उसको एकदम शॉर्ट सर्किटिंग ब्रेन में हुई और उसको बेचारे को मिर्गी के दौरे पड़ गए, या ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आ गया उसके अंदर इंफॉर्मेशन का, या स्टिमुलेशन कोई आ गई। लेकिन वो एक कुछ बहुत कम केसेस में तो होता है कि ब्रेन में कोई ट्यूमर है या चोट लगी है तो अंदर जख्म है, उसकी वजह से एक मसला हो गया। अदरवाइज तारें डैमेज हुई हुई हैं तो उसकी वजह से है। अदरवाइज इंसानों को अभी तक नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता कि ये एपिलेप्सी या ये क्यों होती है। छोटे बच्चे को भी हो जाती है, बहुत छोटे को भी, उसमें माँ और बाप का बड़ा रोल है, उनके थॉट प्रोसेस का बड़ा रोल है। लेकिन ये तारों के ऊपर अब इंसुलेशन होनी शुरू होती है, उसे हम कहते हैं माइलिन शीट्स। ये क्रॉस रिएक्टिविटी से बचाती हैं। इसका ज़्यादा फ़ायदा अल्लाह क्या कर रहा है, अब उसने काम करना है ना, दुनिया में परफॉर्म करना है, तो अल्लाह तीसरी आयत में कह रहा है कि अब मैंने इसको देखता सुनता बनाया और बस दो रास्ते दिखा दिए। कौन से? शुक्र करे या कुफर करे। तो शुक्र करना यही नहीं है थैंक यू थैंक यू थैंक यू या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बांटना, जो उसने दिया उसे शेयर करना, और ये पेरेंट्स से सिखा सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी पे हेल्दी इफेक्ट। उसके साथ उसकी टीम बनेगी, उसके साथ उसको दुआ देने वाले बढ़ेंगे, उसको मेंटली सपोर्ट करने वाले, उसके लिए पॉजिटिव रेज थ्रो करने वाले, उसको पॉजिटिव गैमा रेज मिलना शुरू होंगी। तो ये माइलिन शीट्स जो हैं उसके ब्रेन की जो थॉट प्रोसेस है और जो ब्रेन के अंदर जो सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन है वो 3000 गुना बढ़ा देती हैं। उसकी जो थॉट की स्पीड है, जो नर्व इम्पल्स जानी और आनी है, उसको 3000 टाइम्स बढ़ाती हैं। तो ये वो टाइम है 10 से 15 साल 14 साल की एज का, जब माइलिन शीट्स कवरिंग्स आ रही होती हैं, प्लस डिफरेंट तारों का आपस में तालमेल बन रहा है। इस टेन्योर में कोई बीमारियां भी आती हैं? इन बच्चों को कोई बीमारियां भी हो सकती हैं? हर किस्म की बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शंस तो हो ही रही होती हैं। अगर उसकी हेल्दी लिविंग नहीं है या बेचारा वैसे कोई वबा फैली है तो वो भी पकड़ा जा सकता है। उसमें भी अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, किस किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं? डिफरेंट इन्फेक्शंस। आपको ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है बच्चे भी पकड़े जाते हैं, उनके लंग्स अभी फुल डेवलप नहीं हुए होते। आपके नाक से लेके ये साइनसेस और ये सारी चीज़ें ये वल्नरेबल होती हैं, क्योंकि ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। आपकी जो गंदी हवा, आजकल स्मोक है जैसे, या कोई भी पोल्यूशन है, तो उसको सबसे पहले नाक और गला और ये सारा आपका एरिया जो है उसको फाइट करता है, रोकने की कोशिश करता है। जो मुंह में लुआब बनता है और जो स्क्रीशंस आपकी नाक में भी और पीछे बनती हैं, वो उस हवा को क्लीन करने के काम आ रही होती हैं। उसमें अगर जरासीम ज़्यादा चले गए हैं, हवा में ज़्यादा हैं, या इरिटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, पोल्यूशन है, तो वो कितनी देर फाइट करेगा। उसके साथ अगर उसकी डाइट अच्छी है, पानी पीना अच्छा, साफ़ पानी, इसलिए उस पर जोर दिया जाता है ना कि आप उन्हें बैलेंस्ड डाइट दें और पानी साफ़ पीने का हो। पानी की कमी होगी, इन्फेक्शन ज़्यादा होंगी। ठीक है, एक तो इन्फेक्शंस हैं, फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ अब ज़्यादा बच्चों में आना शुरू हो गई हैं। डाइट अनहेल्दी होने की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। वो दो तरह की है कि मेनली तो शुरू में जो हो जाती है वो इंसुलिन डेफिशिएंसी की होती है कि उस बच्चे में किसी वजह से माँ या बाप की तरफ से वो सेल्स डेवलप नहीं हुए या फुली डेवलप नहीं हुए या जल्दी किसी इन्फेक्शन से डिस्ट्रॉय हो गए, जिसने उसकी बॉडी में इंसुलिन बनानी थी। जब उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगी तो वो उसे डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी। वो जितनी शुगरी डाइट्स ले रहा है, उसके खून में चीनी की मिकदार ज़्यादा होगी, तो चीनी पे कीड़े तो आएंगे, जरासीम भी आएंगे और खून थिक हो जाएगा शीरे की वजह से। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसे होनी शुरू होंगी और इवन उसकी डेथ हो सकती है बच्चे की, अगर उसे पता ही नहीं कि उसे शुगर है और उसके शुगर लेवल्स हाई हो गए हैं। तो किडनीज जब उसे नहीं एक्सक्रीट कर पाएंगी और इंसुलिन बॉडी में शामिल नहीं होगी, तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। Oh my God. वो जो मर्जी खाएगा वो मैदे से, आंतों से, पेशाब पखाने के रास्ते बाहर चला जाएगा और ब्लड में होते हुए भी वो ग़िज़ाइयत उसे नहीं मिलेगी, उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, उसे कैलोरीज नहीं मिलेंगी।
ठीक है। तो उसको एक तो बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाएगा, यूरिन का एक सिस्टम है, उसके शुगर चूँकि उधर को निकल रही है तो पानी भी साथ लेके जा रही है, तो डिहाइड्रेशन भी हो गई, इन्फेक्शंस भी अटैक करेंगी, और उसकी किडनीज आखिरकार एसिड प्रोड्यूस, उसकी लिवर जो है उसे समझ नहीं आ रही, तो वो प्रोटीन उसकी बॉडी का जो गोश्त है, उसकी बॉडी की जो फैट है, उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपकी फौरी शुगरी डाइट्स हैं, जो आपकी फौरी सप्लाई है, जो एनर्जी फ़ौरन देती हैं, फटाफट आपने खाया फ़ौरन आप तैयार हो गए किसी भी काम के लिए, वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। जब इस्तेमाल नहीं हो रहा तो एक तो डल हो गए आप, दिमाग भी दूसरा काम नहीं कर रहा, फिजिकली आप उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बॉडी ने चलना तो है, ठीक है। उसके लिए लिवर फिर क्या करेगा कि आपकी ही बॉडी को, चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स को तो इस्तेमाल कराने के लिए इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन उसकी बॉडी में नहीं है, तो वो आपके फैट्स को सबसे पहले, जो स्टोर्स होते हैं बेसिकली आपके पास, जब आपको तनख्वाह नहीं मिल रही तो आपके पास जो बचत है आप वो यूज़ करेंगे ना, तो वो फैट्स को जब यूज़ करेगा तो फैट का जो मेटाबॉलिज्म, उससे एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और फिर इवन एक्सट्रीम पे जाके उसे नहीं फिर भी पता कि मुझे शुगर है, तो उसकी इवन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन, जो गोश्त है, उसका जो मसल मैस है, वो भी यूज़ होना शुरू हो जाएगा, किडनीज पे भी लोड आ जाएगा, सारी बॉडी पे स्ट्रेस आएगी, बच्चा कॉमा में चले जाएगा, हम उसे कहते हैं डीके या शुगर कॉमा उसे कहते हैं, हाई शुगर्स के साथ। तो कई बार ऐसा पेशेंट पहली बार इमरजेंसी में आता है तो रैंडमली शुगर चेक करने में पता चलता है कि ओहो इसको तो डायबिटीज़ है। तो ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म की होती है, जो बाय बर्थ भी समटाइम्स आ रही होती है, पैदाइश पे भी हो सकती है, शुरू के चंद सालों बाद ही जो थोड़ी बहुत इंसुलिन बन रही थी अगर वो भी ख़त्म होगी तो हो सकती है। जो दूसरी डायबिटीज़ है, जिसे हम फेक डायबिटीज़ या जाली शुगर या 2 नंबर शुगर भी कहते हैं, या टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो यूजुअली 30 to 40 एज में जाके होती थी, मोटापे से, ओबेसिटी से, डाइटरी जैसे कह लें कि इम्बैलेंस से, और साथ फिजिकल एक्टिविटी ना करने से, वो अब 10 से 20 में भी आ रही है। वो बच्चे भी मोटापे का शिकार होते हैं, हम उसे मूडी बोलते हैं, ठीक है। उसमें फिर आप इंसुलिन लगाने का फ़ायदा नहीं, इंसुलिन उसकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा है लेकिन इस्तेमाल ही नहीं हो रही। उसमें हमें गोलियां हम देते हैं, जो टैबलेट्स उसकी शुगर को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसी की इंसुलिन को इस्तेमाल कराते हैं समहाउ और द अदर, लेकिन उसमें उसको स्ट्रिक्ट डाइट करनी लाजमी है, और स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज या वॉक करनी लाजमी है, वेट रिडक्शन लाजमी है। तो उस शुगर को आप टोटल ख़त्म भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट हैबिट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा भी कोई बीमारियां जो इस एज में अटैक कर जाती हैं, कोई वियर्ड बीमारियां जिनकी अवेयरनेस नहीं है, मतलब गला ख़राब इज़ कॉमन, गले खराब से उसके हार्ट के वेल्व्स डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। एक ख़ास जरासीम होता है, उसके जहरीले मादे से उसके दिल के वाल ख़राब होना शुरू होते हैं। फिर पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में टीबी इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा लंग्स की, और एक ही कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, वेंटिलेशन नहीं है, हवा का गुजर नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक को ज़रा सी थी, या दादे को थी, दादी को थी, या घर में किसी मुलाजिम को रखा है आपने, वो खांसी करता रहता था, या खांसी नहीं भी कई बार वो कर रहा होता, लेकिन उसकी सांस से आ रही तो उसने टीबी का इलाज ही नहीं कराया, ठीक है। तो वो बच्चों में, बच्चे अभी वल्नरेबल होते हैं, या उसे शुगर है तो शुगर वाला बड़ी जल्दी पकड़ेगा। इसी तरह साइकोलॉजिकल मैंने सिकनेसेस आपको कहा कि वो इसमें बहुत ज़्यादा आएंगी, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस, अगर वो बहुत ज़्यादा सेक्शुअल परवर्शन में चला गया है, या उसको किसी ने मोलेस्ट किया है, उसको 6-7 साल की एज में उसको सेम सेक्स का बंदा मोलेस्ट करता रहा है, उसकी कोई आंटी, कोई बहन, कोई भाई, कोई मुलाजिम, तो उसको जेंडर डिस्फोरिया डेवलप होना शुरू होगा। वो अब लड़की है लेकिन वो लड़का बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको जो कोई भी उसका बड़ा था जिसने उसको गलत राह पे डाला है, और उसके बॉडी के हार्मोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। हार्मोन्स उसके ख़वातीन वाले हैं, सोच उसकी मर्द वाली बनाई हुई है, लेकिन उस बच्चे की पर्सनैलिटी पे तो इम्पैक्ट आ गया। मैं ये डील करता हूँ ना, वो सूरा रहमान थेरेपी तो मैं बताता हूँ, लोग ठीक होते हैं, चेंज आती है, लेकिन कई बार वो ये शेयर करते हुए भी बड़ी देर ले लेते हैं कि असल बैकग्राउंड क्या है। ऐसा मेंटल ट्रॉमा होता है कि वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट ग्रेजुएट्स होता हुआ भी वो जो उसकी पर्सनैलिटी मेकअप है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और वो एक ऐसे अजियत से गुजर रहा होता है कि वो किसी को बता भी नहीं सकता। एक तो ये चीज़ें हैं, आपके माइंड के साथ बीमारियों का बहुत ताल्लुक है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट के साथ, आपकी हेल्दी डाइट के साथ, उसमें आप हलाल और हराम को पॉजिटिव और नेगेटिव डाइट कह लें, ठीक है। ये चीज़ें रोल प्ले करेंगी और करती हैं। मुझे ये बताएं कि एपिलेप्सी भी जो है ना, ये वेरी करता है, कुछ में किसी और तरह का होता है, कुछ बच्चों में, और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है या जहाँ तक मैंने बच्चे देखे हैं, उनको मैंने इसी एज में इसका शिकार होते देखा है, तो इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। नहीं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो इस हिसाब से है कि एक है जनरलाइज्ड, पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर जाती है,
एक है कि पार्शियल, उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, किसी एक बाजू उसका थोड़ी देर को झटके खाता है। एक एब्सेंस सीजर्स हैं, वो बैठे बैठे गायब हो जाता है, वो देखने में उसको झटके नहीं लग रहे लेकिन आपको लगता है वो कहीं सोच में गुम हो गया है, लेकिन अंदर उसके ब्रेन में शॉर्ट सर्किटिंग हो रही होती है, ठीक है। और कई बार उसको वियर्ड से वियंस भी हो रहे होते हैं, ठीक है, या अजीबोगरीब खुशबुएं बदबुएं भी आ रही होती हैं, कलर्स भी नज़र आ सकते हैं। ये स्पिरिचुअल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल के। लेकिन अगर वजूहात के ऊपर बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एक होती है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी का डॉक्टर्स को रीज़न नहीं पता कि ये क्यों होती है, वो बर्थ के बहुत पहले साल से भी शुरू हो सकती है। एक तो होती है कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार हो तो उससे भी फिट्स पड़ जाते हैं, बाद में जो वो बड़े होते हैं फिर उन्हें बुखार से नहीं पड़ते, लेकिन छोटे बच्चों को इसीलिए जब उसका 100 से भी ऊपर बुखार गया तो वो कहते हैं कि गीला तौलिया ले और उसके जिस्म पे फेर दें। माएँ हमारे मुल्कों में डरती नमूनिया हो जाएगा, नहीं तो और पंखा चला दें हल्का, तो उसको उसका बॉडी टेम्परेचर 100 से या 101 से ज़्यादा ना जाने दें, नहीं तो उन्हें फेब्राइल फिट्स पड़ सकते हैं। बड़े होकर खैर से वो कोप कर लेते हैं, वो ट्रू एपिलेप्सी नहीं होती। लेकिन एक है कि उसके ब्रेन में स्ट्रक्चरल डैमेज है, उसके ब्रेन में पैदाइश के अंदर कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है, रसौली है, ठीक है, ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ, कई बार अंदर अजीबोगरीब किस्म की उसके स्ट्रक्चर्स रह गए, उससे शॉर्ट सर्किटिंग होती है। नॉर्मल जो ट्रैफिक चलनी है सिग्नल्स की, आगे से कोई स्कार है, उसको इन्फेक्शन हो गई, गर्दन तोड़ बुखार हो गया था, ठीक है, एनसेफलाइटिस या मेनिंजाइटिस हम उसे बोलते हैं, टीबी भी ब्रेन में चले जाती है, कोई और, या रेशा पड़ गया ब्रेन में, कान से चला गया, उन लोगों में वो पुराना जो ज़ख़म रह गया वहाँ से शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो उसे फिट्स पड़ सकते हैं या रसौली से पड़ सकती है। ये है सेकेंडरी सीजर्स, या चोट लगी, सर पे चोट लगी थी, अंदर खून जम गया, हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा रेशो ऐसों की है जिसे प्राइमरी एपिलेप्सी कहते हैं, और कुछ फैमिलीज़ में वो ज़्यादा होती है, डॉक्टर्स को नहीं रीज़न पता अभी भी कि उसकी क्या जेनेटिक बेसिस है, लेकिन उसको अचानक सीजर शुरू हो गए या लेटर ऑन एज पे हो गए या टीन एज में ज़्यादा आके इसलिए भी हो जाते हैं कि उधर से हार्मोन्स आ रहे हैं, उधर से स्ट्रेस आ रही है, उधर से नया नया इल्म आ रहा है, उसके बारे में उसको वो बता नहीं पा रहा, किसी से वो खामखा गिल्ट का शिकार हो रहा है, स्ट्रेस आ रही है, सोचें आ रही हैं, ज़्यादा सोच के वो स्ट्रेस में गया, उसको फिट्स पड़ गए, दंदन पै गई जी, दौरा पै गया जी, जिसे बिल्कुल ऐसी चीजें आम पब्लिक कहती जिन्न आ गया, भूत आ गया, जादू हो गया, किसी ने कुछ कीता कराया, उसमें उसकी अपनी सोच भी, घर का माहौल भी, इर्द गिर्द सोच भी। एक बात याद रखें कि हम इंसान भी, हमारी जो सोच की लहरें हैं वो भी दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, और बच्चे चूँकि वल्नरेबल होते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट ले जाते हैं। एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के पास बैठ के भी बच्चों को फिट्स पड़ते हैं। फिर कई एक्सटर्नल स्टिमुलसेस हैं, टीवी देखते हुए कुछ बच्चों को फिट पड़ जाता है, कार्टून्स में ऐसे फिल्म्स हैं जिससे होता है, रोकी जाती हैं बड़े मुल्कों में, वो ड्रामा, वो सीरीज़ पूरी बंद कर दी जाती है, क्योंकि उसमें फ्लिप्स और वो जो जिस तेज़ी से लाइट मूव कर रही होती है उसके ब्रेन को तेज़ी से वो जितनी स्पीड पे स्टिमुलस जाता है वो उसे कोप नहीं कर पाता, तो वो फिट में चला जाता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। स्पिरिचुअल बेसिस इसकी जो बाद में इंसान निकाल लेगा, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं आज उसको बस मैं कह देता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है। मैं माओ को कहता होता हूँ कि खाम खा इनके ऊपर आप हर वक्त फूका ना करें पढ़ के, या इनके पास बैठ के ना फूकें, ठीक है, ना पढ़ें, स्पेशली जिस बच्चे को फिट पड़ता है बार बार। अच्छा, और इसको यहाँ से आज़ाद कर दें। वो माँ का खौफ होता है कई बार जो बच्चे को डरा देता है, उसको फिट पड़ जाता है। वो माँ पढ़ी जा रही है अल्लाह का कलाम और नापाक हालत में है, या अंदर खुद दूसरों के लिए गंद और नफ़रत है, या उसकी सोच ऐसी है, तो वो बच्चा उससे अटैच्ड है। यूँ समझ लें कि एक पेरेंट कंपनी सर्वर है और उसकी एक सिम है, पीछे से ही सिग्नल ज़्यादा या कम आ रहे हैं, वोल्ट्स कम और ज़्यादा आ रहे हैं, तो आगे सिम ने भी कांपना शुरू, परफॉर्मेंस उसकी ख़राब हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का खेल है, उसमें कुछ ऐसी वेव्स हैं जिसे शायद इंसान अभी भी नहीं जानता और आगे जाकर डिटेक्ट करेगा। तो इसमें कई बार इंटरनल स्टिमुलसेस होते हैं, कई बार एक्सटर्नल होते हैं, कुछ डाइट्स की भी इम्बैलेंस के साथ, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस के साथ, और 10 और 20 के दरमियान आपकी बॉडी और ब्रेन में पर्टिकुलरली डोपामीन और सेरोटोनिन भी अब आ रहे होते हैं। इनका क्या रोल है? ठीक है, डोपामीन बेसिकली स्टिमुलेंट है, इसने आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करने पे, उभारने पे, एक्साइटमेंट पे, ये भी देखूँ वो भी देखूँ, ये क्या है वो क्या है। सेरोटोनिन बाद में डेवलप होना शुरू करती है, नेचर का निज़ाम है। सेरोटोनिन आपको एहतियात सिखाती है, सेरोटोनिन आपको इनहिबिशंस लगाती है, ये नहीं करना, नहीं,
ये किसी की बहन है, ये मेरी भी बहन है, ये नहीं मार पड़ेगी, ठीक है। ये दोनों का बैलेंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको बाहर से बताया भी जा रहा होता है डूज एंड डोंट्स, प्लस आपके अपने अंदर भी बिल्ट इन सेट होता है, प्लस आपके अंदर अब ख्वाहिश भी है ना, तलब भी है, चाहत भी है, चाहे वो किसी भी चीज़ के एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन उसके साथ आप प्लान ये भी करते हैं कि यार इसमें फेलियर ना हो या पकड़ा ना जाऊं, ठीक है, या चोट ना लगे या नुकसान ना हो। कोई भी इंसान नहीं ना ये चीज़ें चाहता। तो ये डोपामीन और सेरोटोनिन का इसमें बहुत रोल है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ से आप लोग बाइपोलर डिसऑर्डर्स और शिज़ोफ्रीनियाज और प्लस हार्मोन्स का भी उसके इस सारी थॉट प्रोसेस का और इन सारे इन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये केमिकल्स है ब्रेन के अंदर। तो साइकेट्रिस्ट वो ऐसी दवाइयाँ फिर देता है या देने की कोशिश करता है कि इस बैलेंस को रीगेन करे। अभी तक ऐसी कोई दवाई बन नहीं सकी जो 100% नेचुरल बैलेंस पे ले आए। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि 10 और 20 साल के बच्चे को मेडिसिन ना दी जाए, और यूरोप और अमेरिका में भी यही प्रैक्टिस है। अच्छा, मेडिसिन पे उसको ना लगाएं या नशे पे उसको ना लगाएं। मतलब डॉक्टर वही ट्रैंक्विलाइजर दे तो वो हलाल है, वो खुद बेचारा सब्सटेंस यूज कर ले तो वो हराम है। हो वही खेल रहा है, ठीक है। तो नशा जो है, चाहे वो शराब है, उस पर खुमार डाल देगा ना, उसके थॉट जिस चीज़ को उसने फाइट करना था उसके ऊपर कुछ स्ट्रेस आ रही थी, चाहे वो एग्ज़ाम की थी, डेड टाइम शॉर्ट होने की थी, किसी भी चीज़ की थी, उसको उसने फाइट करना था। उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर वो वाले हार्मोन्स फाइट और फ्लाइट के बनने थे, ठीक है। एड्रेनलिन, नॉर्लिन, सिम्पैथिक, पैरासिम्पैथिक सिम्पटम्स ये सारे एक्टिवेट हो रहे होते हैं। लेकिन उसको आपने ट्रैंक्विलाइजर्स पे लगा दिया, उसको आपने एंटी डिप्रेसेंट्स पे लगा दिया, उसको मूड स्टेबलाइजर्स पे लगा दिया, उसकी नेचुरल एबिलिटी जो है वो स्प्रेस हो जाएगी। अब वो डिपेंडेंट हो जाएगा। इसे कहते हैं नशा लगना, ठीक है। या वो सोया रहेगा, नशा लगा के खैर है, पेपर जब दे देंगे तो वो टेंशन नहीं उसको होगी। फिर पेन होती, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल पेन बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत सेंसिटिव हो। तो जिंदा लोग होते हैं, असल में ये जिंदा लोग होते हैं। दर्द जिंदा को होता है, मुर्दा को नहीं होता, ठीक है। इनका दिल जिंदा होता है, ये हसास होते हैं। ये वो 10 to 20 के दरमियान एम्पैथी का बड़ा रोल है, तो ये बीमारियां कम होगी। अदरवाइज जब वो स्ट्रेस में जाएगा, हार्मोन्स तो उसके पैदा होने ही होने हैं, चाहे वो सेक्स हार्मोन्स हैं या कोई दूसरे हार्मोन्स हैं। इसमें लड़कों में आप बीमारियां कह रही थी, एक्नी, लड़कियों में भी चेहरे पे दाने, पिंपल्स निकल रहे हैं। जब बॉयज स्पेशली अपनी टीन एज में जाते हैं तो उनके वो जैसे ही दाढ़ी वगैरह आना स्टार्ट होती है तो उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, उनका गंदी सी स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है? उसके पीछे रीज़न ये होती है कि ये स्किन, बेबी स्किन से आपकी वो जो थे ना गोल्डन ईयर्स, वो तो गए, मासूमियत गई। अब मासूमियत के बजाय आप पक्के आदमी, पक्के पीठे बन रहे हैं। आपको बहुत सी बातें पता चल रही हैं, आपको बड़े सीक्रेट्स भी आ रहे हैं, उन्हें आप छुपा भी रहे हैं। ऊपर से हकीमत अल्लाह भला करे, जाली कीमत, असल हकीम तो बहुत बड़ी बात होती है। जाली कीमत हर दीवार पे पाकिस्तान में तो यही है, सूरत इंजाल, जरियान, एतलाम और पता नहीं क्या क्या नाम। वो बेचारा आधा वो भी सोच सोच के पागल हो रहा था, ये पता नहीं क्या है, ठीक है, मुझे हो गया। लड़कियों को लिकोरिया फलाना पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। तो और आजकल अब गूगल का भला करे अल्लाह, तो बच्चे फिल्मों में या वैसे भी सुन के हर एक को पीसीओ हुआ हुआ अपनी सोच में, ठीक है। हर एक को वो पता भी नहीं है ये क्या है, वह भी अपने ऊपर तारी किया हुआ है। डॉक्टरों के लिए अच्छा भी ये पैसे बनते हैं। हमने उस मरीज़ का नाम भी रखा होता है गूगली। ये गूगली है, ये गूगल से वाड़ के जाके बीमार होके आ गया, खैर है, इसको और टेस्ट कराओ, इसको इधर से फंसाओ, गलत है। उसकी अच्छी काउंसलिंग करनी होती है, जो उसके शायद बड़े भी कर सकते थे, लेकिन बड़ों ने अपना इमेज ही नहीं उसके सामने ऐसा रखा। तो जहाँ तक ज़रा सी स्ट्रेस जब आती है, हार्मोन्स उसके अंदर जोश और वो सारा कुछ होता है, फेस की स्किन के नीचे आपके फैट पैड्स आ रहे होते हैं ना। बूढ़ों को आपने देखा मुंह यूँ हो जाता है, ठीक है, बेबी फेस होता है ना एक। तो इसी तरह अब ये जो एज होती है इसमें जवानी भी साथ शामिल हो रही है, वो हार्मोन्स भी आ रहे हैं, तो फैट प्रोड्यूस भी ज़्यादा हो रही होती है। स्क्रीशन, सीबम उसे कहते हैं। चेहरे के ऊपर ऑयल आ रहा होता है, ज़रा ऑयली स्किन, तो वो ज़रा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर उनमें ज़्यादा है तो उससे भी हो रहा होता है। लेकिन वो अगर चेहरे को ज़्यादा साफ़ नहीं रखता, डस्ट में ज़्यादा जा रहा है, गंदे हाथ भी लगा रहा है, तो वो पोर अगर जिल्द के बंद हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रीमें खाम मुंह पे मली जा रहा है, उसे पता भी कोई नहीं है कि ये ड्राई स्किन की है, ये मॉइस्ट स्किन की है, ये मीडियम स्किन की है, वो भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। साबुन वो सब क्वालिटी का यूज़ कर, या एवं ही मेडिकेटेड सोप यूज़ कर रहा है, दूसरे फंगस वगैरह ओवर ग्रो करना शुरू करेगी। लेकिन एक्नी में सिर्फ ये होगा कि उसका ऊपर का पोर बंद हो जाता है जिल्द का, तो नीचे वो पसीना इकट्ठा होता है,
वो मैल इकट्ठी होती है, उससे वो पीला सा दाना बन जाएगा, उसे छीलेगा तो और ज़ख्म बन जाएगा। ठीक है, एक तो बच्चे को बताएं कि ये नेचुरल है, ये जवानी की निशानी है। फिर आवाज़ चेंज हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, लड़के के शोल्डर्स ब्रॉड हो जाती है, सारा कुछ है, तो ये नेचुरल है। तो हर्बल रेमेडीज़ हैं या लोकल रेमेडीज़ हैं जी, बेसन से मुंह धोएं अगर ज़्यादा ऑयली है, या कुछ ये वो। डॉक्टर्स आपको क्रीम भी स्किन वाले बता देंगे कि वो यार आप ये यूज़ करें, आपकी स्किन वैसे ही ऑयली ज़्यादा है, आप ये डाइट्स, उसमें डाइट का भी बड़ा रोल आएगा। आप ये वाली डाइट्स ना लें। ठीक है, शुगरी डाइट्स, फैटी डाइट्स, तली हुई चीज़ें, क्योंकि फास्ट फूड का ये बहुत रोल है इसमें। फिर मैं आप ये पूरी दुनिया के सामने एडमिट करूँगा कि हमारे मुल्कों में मिलावट बहुत ज़्यादा है। आपको पूरे लाहौर में खालिस दूध का गिलास ही मिल जाए बड़ी बात है। अब वो भैंसों को टीके लगा रहे हैं ऑक्सीटोसिन के, या वो दूसरे से दूध ज़्यादा आए, लेकिन वो एक्स्ट्रा हार्मोन्स जब उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं तो बच्चियों के अंदर वो हार्मोन उस दूध में ही आ रहा है। तो वो छोटी बच्चियों की एज ऑफ मेनार्की बहुत पीछे आ गई, बड़ी जल्दी उन्हें मेंसेस हो रही है। मुझे बल्कि एक क्वेश्चन भी याद आया कि बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन हुई है कि बच्चियों को स्पेशली ब्रॉयलर ना खिलाया जाए, ये मुर्गी ना खिलाएं, ये गोश्त नहीं खाना चाहिए। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये चीज़ कहते हैं कि इस एज में 10 से 20 वाली एज में स्पेशली लड़कियों को चिकन से बहुत दूर रखें। तो इसके पीछे के रीज़न क्या है? कुछ सही भी है और कुछ मिथ्स भी हैं। बहरहाल जो पोल्ट्री फीड है उसमें एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं। ठीक है, चूँकि ये 40 दिन का चूज़ा है जिसे कुक्कड़ बना के पेश किया जा रहा है, उसमें स्टीराइड्स भी डाले जा रहे हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स भी डाली जा रही हैं, उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, वो फूल गया है। तो आपका वो जो 2 किलो का चिकन है, ठीक है, वो चूज़ा है 2 किलो का, उसे हिला नहीं जा रहा, विंगिया लता पुलिस मुकाबला। लेकिन उसके मुकाबले में 40 दिन का जो देसी चूज़ा है वो इतना सा होगा, लेकिन उसे आप पकड़ नहीं सकते। आप उसे पकड़ने को भाग रहा हो, काबू नहीं आता, फुली एक्टिव होता है। उसका गोश्त खाने वाला और इसका गोश्त खाने वाला उसी तरह की प्रोडक्ट होगी, तो उसमें हार्मोन्स और वो चीज़ें शामिल होती हैं। और चूँकि जाली ग़िज़ाइयत है, ये रैपिड एनर्जी तो उसको देगा, फौरी मज़ा भी आ जाएगा। ठीक है, बच्चों को उसको चबाना भी बड़ा आसान है, नरम सी चीज़ है। ठीक है, देसी मुर्गा अगर खाना पड़ता है तो वो चबाने में भी ज़ोर ज़्यादा लगता है। ऐसे ही। तो मटन अगर कोई अफोर्ड कर सके, ठीक है, बीफ भी किसी हद तक, बाहर के मुल्कों में तो बीफ लिया जाता है, तो हलाल गोश्त जिस किस्म का भी ले सकता है। अब गरीबों के पास तो गोश्त खाने की, आप कह रहे हैं ब्रायलर के, उनके पास ब्रायलर के भी पैसे नहीं हैं, वो दालें खा लेते हैं। अब हमने दालें भी, उसमें भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एनिमल ओरिजिन की हैं। लेकिन बहरहाल वो फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी अच्छी रखते हैं, उनके घरों में खौफ ज़रा कम होता है। अगर स्ट्रेस कम है, माँ बाप बहरहाल आपस में हारमनी में हैं, तो वो उधर से कंपनसेट हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रायलर से मना इसलिए कर रहे हैं कि उसमें यह एक हद तक रखें कि फ़ास्ट फूड अपनी लाइफ में कम रखें, और अगर घर में पकाएं भी, ठीक है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर मटन या देसी मुर्गी पका लें। ठीक, लेकिन इसके अंदर एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स, उनका लिवर ही नहीं डेवलप हुआ होता। फिर इस पोल्ट्री से टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, इनके एग से भी अगर वो हाफ कुक्ड हो, क्योंकि उनका लिवर डेवलप ही नहीं हुआ होता। और साल्मोनेला जो है इधर से ज़्यादा ग्रो करता है, आगे जाता है हमारी डाइट में। हाफ कुक्ड होगा तो टाइफाइड होगा, आंतों की बीमारी जिसे है, आंतों में सोजिश करेगा वो। कुछ लड़कियों को तो बिल्कुल अपनी टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लड़कियों को बहुत लेट ये साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, और कुछ को तो इवन इतना लेट हो जाता है कि पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। तो इसमें भी कोई हमारी डाइट का रोल होता है या किसी चीज़ का? बिल्कुल, डाइट का और स्ट्रेस का बहुत रोल है। अगर वो बच्ची जो है ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है तो उसको जल्दी मेंसेस हो जाते हैं स्ट्रेस में। ठीक है, और अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट में है और डाइट भी बैलेंस्ड है, ज़्यादा फैटी डाइट्स नहीं है, ज़्यादा शुगरी डाइट्स नहीं है, एक बैलेंस्ड सी डाइट है। बच्चियां वैसे अमूमन कम ही खाती हैं। ठीक है, तो वो 15 साल की एज में, हमारी जनरेशन में, हमारी रेस में भी एज ऑफ मेनार्की ज़रा जल्दी है, बच्चियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। अर्ली मैरिजेस भी हो जाती हैं कुछ फैमिलीज़ में, 13, 14, 15 या चले 17, 18 में बच्चियों की भी शादियां कर दी जाती हैं, 19, 20 में बॉयज़ की भी शादियां कर दी जाती हैं। तो इसके बाद भी क्या कोई मेजर हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में डेवलप होते हैं, या आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि इस एज में शादियां करते हैं? मैंने अभी डिस्कस किया कि 16-17 साल की एज तक तो अभी वो पूरी बॉडी तैयार हो रही होती है, उसका ब्रेन तैयार हो रहा होता है।
उसके ऊपर स्ट्रेस का अपना रोल आ जाएगा, उसके ऊपर डाइट्स का अपना रोल आ जाएगा। एक बच्ची जो है अचानक अपना घर छोड़ के, जिस माहौल में भी वो थी, वो अचानक एक ऐसे घर में चलेगी है जहाँ डाइट बिल्कुल डिफरेंट है या जहाँ के हालात डिफरेंट या स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है, तो उसकी तो अभी पूरी वो तैयार नहीं हुई थी पर्सनैलिटी। ठीक है, हम बहुत सी चीज़ें 20 और 30 के दरमियान हमें मुकाबला करने की, सोचने की, एनालिसिस की एबिलिटी आती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि जिन्होंने 16 जमातें पास की हुई हैं और थाट प्रोसेस उनका 8वीं जमात जितना भी नहीं है, और इनोसेंट हैं। ये नहीं है कि इडियट हैं, नॉट इडियट। ठीक है, वो उनकी थाट प्रोसेस इतनी प्योर है, इतनी साफ शफाफ सी है कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि दूसरा जो है वो ये करेगा, क्योंकि वो खुद ऐसे नहीं है या उन्हें वो चीज़ एक्सपोज ही नहीं हुई है, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़े तो 8वीं जमात तक हैं, लेकिन वो PhD वाले के कान कतर रहे हैं, मैच्योर हैं। ठीक है, वो फुल मैच्योर है, वो माहौल ऐसे से निकला है। अदरवाइज अगर आपने अब बच्ची अभी 14 साल 15 साल की थी, अभी उसकी पेल्विस भी पूरी डेवलप नहीं हुई, आपने उसकी शादी कर दी और फिर बेबी भी पैदा करने वाली हो गई। अच्छा, अगर शादी कर दी जाए तो उस पर तो लिबरल खवातीन या एंटी रिलीजन जो मैं कह दूं कि जी जायज़ है शादी, तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अगर वही 12 साल की लड़की सेक्स करके, अर्ली सेक्स करके और अबॉर्शन करा रही है तो वो जायज़ है, वो भी गलत है। बिल्कुल गलत। ठीक है, तो वो गाइड करना पड़ेगा ना। आज भी अमेरिका में आज भी ये फैसला नहीं हो पा रहा ना जी कि अबॉर्शन राइट्स देने हैं कि नहीं देने हैं। कभी उनकी कोर्ट्स ये फैसले दे रही हैं, कभी वो दे रही हैं। अभी इलेक्शन सिंबल, एक इलेक्शन का एक मेन उनका मोटो एक पार्टी का कुछ और एक पार्टी का कुछ है। ठीक है, अल्लाह ने हमारे ये फैसले पहले से कर दिए हुए हैं, वो नेचर के मुताबिक है। इस्लाम नेचर का रिलीजन है, तो उस नेचर को फॉलो करना पड़ेगा। मजबूरी होगी या तो और बात है, नहीं तो 17, 18 साल की एज इज़ गुड थिंग। उसके बाद अगर शादी हो जाती है, इसको अर्ली ना समझें। इसके बाद हेल्थ वाइज सर, मतलब अगर कोई बीमारियां, मतलब अगर वो नेचुरल शादी करते हैं 18 पे आके, तो फिर तो कोई बीमारी उसको नहीं होती, कोई मसला नहीं उसके होता, वो नेचुरल है सारा। ठीक है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि अगर 10-12 साल की एज में वो सेक्स ही कर लेता है तो उसकी बॉडी की डेवलपमेंट पे बड़ा और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और वो पूरी एक खाना जो है वो पूरा कुक होने से पहले आप सर्व कर दें तो फिर जो उसके साथ उस डिश का हशर होगा, चखने का तो सारे चख लेंगे, फिर छोड़ भी देंगे। अब वो कैसे लेफ्ट आउट फील करेगी या करेगा। इस एज में चलेंगे तो हमने शादी की बात कर ली, शादी नहीं भी होती, आप पढ़ रहे होते हैं, ग्रोइंग एज होती है, आपके माइंड में डिफरेंट किस्म के ख्यालात आते हैं। हमारा मीडिया भी माशाल्लाह काफ़ी फास्ट हो चुका है, तो इसमें मुझे बताएं कि बहुत सारे रोमानवी ख्यालात भी आपके ऑब्वियसली माइंड में आते हैं, और फिर हमारे यंगस्टर्स जो हैं, वो बेशक लड़कियाँ हैं या वो बेशक लड़के हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी चले जाते हैं, सेल्फ प्लेयर में चले जाते हैं। तो इसका मुझे बताएं कि मेडिकली इसको कहा जाता है कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, कि इससे पता चलता है कि हाँ भाई आप जवान हो गए हो। तो क्या वाकई ऐसा है? उसने जवान होना है तो उसको पता तो लगना ही है। ठीक है, काकियों को तो वैसे ही मेंसेस के साथ उसे खबर आ जानी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, या बॉडी में शेप मेरी क्यों चेंज हो रही है, या ये दूसरे मुझे घूर क्यों रहे हैं, या वही क्लास फेलोज अब ये क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, या ये खबीस लोग इन्होंने गुजरते हुए मुझे चुटकी क्यों काटी है, या हाथ क्यों लगाया इधर। उसे तो माँ उसको गाइड करती है, बड़ी बहन गाइड करती है, कोलीग्स गाइड करती हैं, सहेलियाँ आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन क्रॉस ऑन होती है। इसी में सेल्फ प्लेयर की जो आप बात कर रहे हैं, या मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं, या सेक्सुअल परवर्शंस की बात कर रहे हैं, मेडिकल साइंस आपने कहा कि वो कहती है कि ये अच्छी चीज़ है, उसको पता चलता है ये हेल्दी एक्टिविटी है। एक्सेस और मिस यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो 16-17 साल की एज में प्यूबर्टी अचीव कर गया, सारा मुकम्मल और बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो उसकी शादी तो ना की जाए, लेकिन उसे मास्टरबेशन की इजाज़त दे दी जाए, ये हेल्दी एक्टिविटी है। अगर वो सेल्फ प्लेयर को 2 मिनट को ले भी लेगा, तो उसके बाद जो नेचुरल चीज़ है, एक बंदा जो है वो खजूर की गुठली सारा दिन चबाता रहे और कहे नहीं मैं खजूर खा रहा हूँ, लुआब तो बनेगा मुँह में, थोड़ी देर को शायद उसका तसल्ली भी हो जाए उसने कुछ खाया है, रोज़े में ऐसी मुँह चबाता रहे, या शावर में साढ़े वर्गियाँ नहाते हम पानी पी जाए कि अल्लाह मियाँ आपको पता है वैसे ही अंदर चला गया है रोज़े में। ठीक है, तो वो ये सारा कर ले, कितनी देर गुजारा होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, ये फ्रस्ट्रेशन का एंटर होगी, और फिर उसमें गिल्ट भी आएगा, और एक चीज़ उसको और फ्रस्ट्रेट करें कि हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी अब, तो वो ये तजर्बा करने के लिए शायद खुदा न खास्ता बहन को या किसी की बेटी को या किसी के बेटे को ही ना पकड़ ले।
या किसी जानवर से ना बदतमीजी कर दे। ये आपको मेंटल स्ट्रेंथ फिर देता है और वो हार्मोन्स आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ में भी काम आते हैं। बहुत सारे लड़के जो है ना इस एज में जिम जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या ये उनके लिए ठीक होता है? लाइक 13-14 में वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इस तरह की कर लेते हैं। अक्सर बड़े हमारे कहते हैं नहीं जी हाइट रुक जाएगी, अभी मत करो, फूलोगे नहीं, फलोगे नहीं, तो इस बारे में प्लीज़ बताएं। 15-16 से तो ज़रूर उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे पहले बाकी स्पोर्ट्स भागम दौड़ वाली उसे ज़रूर करनी चाहिए। और जिम अगर वो जाना शुरू करता है तो 17-18 से वो शुरू कर दे। वेट ट्रेनिंग में वो समझ सकते, कह सकते हैं कि शायद वेट उठाने से, लेकिन हाइट शायद छोटी रह जाए या कुछ हो जाए। और उसमें स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कई लोग, जो कि इसीलिए डोप टेस्ट वो सारे किए जाते हैं, क्योंकि वो उसकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो वो नेचुरल वे से कसरत करे, कोशिश करे, एक्सरसाइज करे, मेहनत करे, तो उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी। वही जो टेस्टोस्टेरोन है वो इधर यूज़ होगी, ठीक है। तो मसल्स उसके स्ट्रांग होंगे, बोन्स उसकी स्ट्रांग होंगी, तो उससे उसको मेंटल एक कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर होगा, ठीक है, हीरो लुक आएगी। तो ये ज़रूरी है, ये प्लस पॉइंट है एक्सरसाइज जो है। इसकी कमी है अब हमारे बच्चों में। अब वो जैसे कहते हैं ना काउच पोटैटोज, वो बन रहे हैं और ऊपर से इंडोर गेम्स ज़्यादा हो गए हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स। नहीं, वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और उसमें वो एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, वो खाम खा के सप्लीमेंट्स ऐसे ना लें जिसके साथ उनकी बाद में हेल्थ इफेक्ट हो। उसमें सेक्सुअल हेल्थ भी इफेक्ट होती है और हार्ट के ऊपर बड़े बुरे इफेक्ट्स आते हैं। तो वो चीज़ें ना लें, अपनी वैसे डाइट, नेचुरल डाइट अच्छी रखे और एक्सरसाइज अच्छी करे, दिन के कम से कम 1 घंटा उसको दे वो, तो डेफिनेटली ये उसमें अंदर बहुत ज़्यादा उसके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी, उसकी सोच के लिए भी बहुत अच्छी है। कोई वियर्ड चेंज आता है जो अब तक मतलब हमें ना पता हो इस एज शेड्यूल में? माइकल जैक्सन को क्रेज़ हो गया कि मैंने, बच्चा था वो या यंगस्टर था इसी एज में, तो उसे क्रेज़ था कि मैंने डिफरेंट नज़र आना है, मैंने अपना रंग भी चेंज करना है। ये है कुन फयकून अचीव करने की कोशिश, ठीक है। मैंने ऐसा म्यूज़िक देना है कि उस पर 6 माह का बच्चा भी हिलना शुरू कर दे, डांस करे। मैंने डांस की मूव्स ऐसी देनी है जो दुनिया में पहले ना हो, और मैंने ट्यून्स ऐसी देनी है जो बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड म्यूज़िक हो। वो 10 से 12 साल उस कमरे में बंद रहा। उसकी माँ कहती है कई बार मैं ट्रे जो खाने की रख के जाती थी तो कितने घंटों के बाद भी वो खाना ठंडा हो गया, ख़राब हो गया होता, उसने खाया नहीं होता, तो वो अपने चक्कर में पड़ा होता था। और पूरे मोहल्ले का वो एक मजाक था, पूरे अपने बहन भाइयों में वो एक मजाक था कि इसने क्या तोप चलानी है, ठीक है। और इस एज वाले बच्चों को फ्री छोड़ा भी इसलिए नहीं जाता कि ये लूज कैनन है, कितने भी ना चल जाए, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने अपनी उस कन्विक्शन को नहीं छोड़ा, और 10 साल के बाद या 12 साल के बाद आखिरकार उसने ऐसा म्यूज़िक दिया, थ्रिलर या जो भी था, कि वो आज भी 6 माह के बच्चे के पास लगा दें, जिस मर्जी मज़हब का, जिस मर्जी नस्ल का, ठीक है, या 70 साल के बाबे के पास लगा दें, तो एक बार वो हिलना तो शुरू कर देता है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अपना रंग भी उसने चिट्टा कर लिया, बिल्कुल ऐसे। उसने शक्ल भी अपनी ब्यूटिफाई कर ली, ठीक है। लेकिन इस सारी एक्सट्रीम पे जाके वो वियर्ड सी जो भी चीज़ बना, उसने पैसा भी बना लिया, ठीक है, लेकिन मौत को भी नहीं शिकस्त दे सका। और दूसरी चीज़ जो हुई कि वो जो पर्सनैलिटी, इस सारे को अचीव करके भी उसे पीस नहीं मिला, उसे सुकून नहीं मिला, और आखिरकार वो जिस मौत मरा या सुइसाइड हो गया या जो भी उसकी हालत हुई, वो उस सारी एक्सट्रीम रास्ते पे चलते हुए वो जो सच्चा प्यार नहीं मिला ना, वो जो रब से ताल्लुक़ नहीं बन सका ना, बिल्कुल सही, ठीक है, वो डेफिशिएंसी थी जो उसको सुकून सिर्फ अल्लाह में है। आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट ने काफ़ी हेल्प आउट किया होगा। तो मज़ीद किसी भी बीमारी के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।